नींद और निंदा कि नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग वर्कशॉप अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक अकाउंट्स, स्टोर अकाउंट्स पर डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑन वर्कशॉप अकाउंट। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए और देखते हैं कि वर्कशॉप अकाउंट्स हमारे फोर्थ अपेंडिक्स 3 एंड LDC 30% एग्जामिनेशंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन वर्कशॉप अकाउंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखते हैं कि पेमेंट बाय रिजल्ट्स इन वर्कशॉप मीन्स, यानी रिजल्ट के बेस पर वर्कशॉप में जो पेमेंट किया जाता है उस पेमेंट को बेसिकली किस रूप में जाना जाता है, क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंसेंटिव बोनस स्कीम, यानी इंसेंटिव बोनस स्कीम, यानी काम जो एम्प्लॉय है वो काम अच्छी तरह से कर सके, मोटिवेट होकर कर सके, इसलिए वर्कशॉप के अंदर उन्हें इंसेंटिव के रूप में कुछ वेजेस दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा वेतन मिलता है, उसे बोलते हैं इंसेंटिव बोनस स्कीम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग वर्क इन द इंसेंटिव बोनस स्कीम इज, यानी बोनस के रूप में बोनस स्कीम जो वर्कशॉप के अंतर्गत दिया जाता है, तो उसका जो यार्ड स्टिक है फॉर मेजरिंग, यानी जो मापदंड है कि किस मापदंड के अनुसार कितना परसेंटेज इंसेंटिव बोनस के रूप में दिया जाए, तो उसका बेसिकली बेस क्या है, किस बेस पर इंसेंटिव बोनस मिलता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है टाइम, यानी टाइम के बेस पर इंसेंटिव बोनस स्कीम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज अलाउड टाइम फॉर ए वर्क इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू दैट सम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस इज अर्नड बाय द वर्कर, द परसेंटेज इज, यानी ये कह रहा है कि अलाउड टाइम फॉर ए वर्क, यानी कोई भी वर्क दिया गया, कोई जॉब दिया गया और बोला गया कि विद इन द टाइम यू विल हैव टू डू दिस, आपको एक काम फिनिश करना है, एंड फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू दैट सम परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव बोनस, कुछ परसेंटेज दिया जाता है इंसेंटिव बोनस के रूप में जो कि वर्कर के द्वारा अर्न किया जाता है, तो वो परसेंटेज बेसिकली कितना दिया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 10%। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, द सेलिंग लिमिट ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय ईच वर्कर इज ब्लैंक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड बेसिक वेज ऑफ द वर्कर, यानी कह रहा है जो सेलिंग लिमिट होता है प्रॉफिट अर्न का, जो प्रत्येक वर्कर के द्वारा अर्न किया जाता है, वो एक्चुअली में कितना परसेंटेज होता है स्टैंडर्ड बेसिक वेज ऑफ द वर्कर का जो वेतन होता है उसका जो इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, तो वो बेसिकली जो उसका सेलिंग लिमिट होता है वो कितना परसेंटेज होता है, वो 50% होता है। यदि कोई फ्रेंड्स वर्कशॉप का जॉब किए होंगे तो वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि सेलिंग लिमिट क्या होता है और ये इंसेंटिव बोनस क्या होता है। जैसे कि हम वर्कशॉप का भी जॉब किए हैं, तो मुझे आइडिया है कि इंसेंटिव, जैसे हम लोग को इंसेंटिव के रूप में कुछ वेजेस दिया जाता था जिसका कि सेलिंग लिमिट होता था और वो 50% होता था, और जो अलाउड टाइम होता था वर्क की परसेंटेज जो कि अर्न किया जाता था जितने भी एम्प्लॉय होते थे, तो वो 10% होता था। तो कहने का सेंस ये है कि यदि कोई वर्कशॉप का जॉब किए हैं या फिर वर्कशॉप अकाउंट्स के बारे में कुछ रीड किए हैं, स्टडी किए हैं, तो वो इस चीज़ को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। हालांकि हम बिल्कुल आपको क्लियर करते चलेंगे, बस वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इंसेंटिव बोनस
फॉर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कहने का मतलब हुआ कि जो वर्कशॉप के अंतर्गत जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर, एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उन्हें सुपरवाइजर के रूप में जाना जाता है। तो जो इंसेंटिव बोनस होता है सुपरवाइजर्स के लिए इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द डायरेक्ट वर्कर्स अंडर हिज कंट्रोल। यानी सुपरवाइजर के कंट्रोल में जो वर्कर रहते हैं और उनके द्वारा जो इंसेंटिव अर्न किया जाता है तो वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सुपरवाइजर्स के लिए इंसेंटिव बोनस वो कितना परसेंटेज तक होता है, यानी 80% तक ऑफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द डायरेक्ट वर्कर्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द टाइम लॉस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, मशीन रिपेयर्स, लैक ऑफ टूल्स etc इज नोन एज। यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जैसे कि कोई एम्प्लॉय आज वर्कशॉप गया, मतलब ड्यूटी पर गया, और वो मतलब ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, कोई काम ही नहीं है आज वर्कशॉप में, या फिर मशीन रिपेयर्स, मशीन है तो वो रिपेयरिंग उसका हो रहा है, या लैक ऑफ टूल्स का कमी दिख रही है। तो वैसे सिचुएशन में जब कोई काम नहीं होता है तो उससे उस टाइम को बेसिकली किस रूप में जाना जाता है, तो उस टाइम को बेसिकली आइडल टाइम के रूप में जाना जाता है। यानी जब वर्कशॉप के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, मशीन रिपेयर्स, लैक ऑफ टूल्स, तो etc इज नोन एज आइडियल टाइम। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडियल टाइम एक्सपेंडिचर इज चार्ज टू। यानी आइडियल टाइम जो होता है, देख लिए समझ लिए कि आइडियल टाइम यानी उस समय मतलब कि कोई काम नहीं होगा ड्यू टू मशीन रिपेयर्स, लैक ऑफ टूल्स, इस तरह से, तो उसका जो एक्सपेंस आता है, जो एम्प्लॉय को तो पे करना होगा ना, तो जो पे होता है तो वो चार्ज किस पर किया जाता है, तो शॉप ऑन कॉस्ट वर्क ऑर्डर। यानी शॉप ऑन कॉस्ट यानी उस शॉप के अंतर्गत जो काम हो रहा है उस पर वो भारित क्या होता है, वो चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is a record that shows the time for which wages are earned by each workman is called। यानी a record that shows the time for which wages are earned, यानी एक रिकॉर्ड होता है ना, that shows the time, जो कि टाइम को शो करता है। वो रिकॉर्ड क्या करता है, टाइम को शो करता है कि जो प्रत्येक वर्कर के द्वारा जो वेजेज अर्न किया जाता है तो वो बेसिकली एक रिकॉर्ड किया जाता है कि टाइम का रिकॉर्ड किया जाता है ना, कि कितने आवर्स कौन से एम्प्लॉय काम किए तो उन्हें कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, कितना वेजेस दिया जाएगा। तो वो कहलाता है क्या, टाइम शीट। यानी टाइम शीट एक ऐसा बुक है या कह सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर कि टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है कि ईच वर्कर का जो टाइमिंग है वो कितना टाइमिंग है और उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें वेजेस दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9 कि आइडियल टाइम ऑफ ए वर्कर इज रिकॉर्डेड इन। यानी आइडियल टाइम जो कि पहले हम लोग मेंशन कर लिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आइडियल टाइम वैसे टाइम को कहा जाता है कि जब एक वर्कर के पास वो ऑन ड्यूटी तो होता है बट ड्यू टू लैक ऑफ एनी टूल या ड्यू टू लैक ऑफ मशीन रिपेयर, है ना, तो उस समय जो काम नहीं होता है ये सब के अभाव की वजह से, तो वैसे टाइम को आइडियल टाइम कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज कि आइडियल टाइम ऑफ ए वर्कर इज रिकॉर्डेड इन। यानी एक वर्कर का जो आइडियल टाइम होता है उसे किस चीज़ में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है आइडियल टाइम कार्ड। वेरी सिंपल, आइडियल टाइम कार्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि द डेबिट्स फॉर मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर डिपो टू वर्कशॉप इज रेड थ्रू। यानी जो स्टोर डिपो से जो वर्कशॉप को जो मटेरियल सप्लाई किया जाता है वो बेसिकली जो रेज थ्रू वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होता है इशू नोट्स। एक इशू नोट बनाया जाता है
इशू नोट, इशू मीन्स देखिए इशू का यहाँ पर सेंस हो रहा है, इशू मीन्स मुद्दा भी होता है, लेकिन इशू मीन्स जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई सर्टिफिकेट जब हम जारी करते हैं तो उसको भी बोलते हैं इशू ऑफ सर्टिफिकेट, है ना। तो यहाँ पर एक इशू नोट्स जारी किया जाता है जिसके माध्यम से स्टोर डिपो से कोई भी मटेरियल वर्कशॉप को सप्लाई किया जाता है। तो वो किस नोट्स के द्वारा, उसे वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो किस डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है, तो इशू नोट्स के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि द डेबिट फॉर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टोर डिपो टू वर्कशॉप इज एलोकेटेड टू। अब देखिए जो स्टोर डिपो से मटेरियल रिसीव किया जाता है किसको, जो वर्कशॉप के अंतर्गत, यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जो स्टोर डिपो से मटेरियल रिसीव किया जाता है, द डेबिट फॉर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर डिपो टू वर्कशॉप इज एलोकेटेड टू। तो उसको किस चीज़ में एलोकेट किया जाता है, तो उसको एलोकेट किया जाता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, यानी WMS, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में उसे एलोकेट किया जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि रिसिप्ट नोट इज इशूड फॉर मटेरियल रिसीव्ड थ्रू, यानी रिसिप्ट नोट जो होता है, ये रिसिप्ट नोट वो इशू किया जाता है किस लिए, तो फॉर मटेरियल रिसिप्ट थ्रू, यानी जब स्टोर डिपो के द्वारा कोई मटेरियल रिसिप्ट किया जाता है, तो वहाँ पर रिसिप्ट नोट इशू किया जाता है ना। यानी रिसिप्ट नोट जो होता है वो कब इशू किया जाता है, तो जब कोई मटेरियल स्टोर डिपो के द्वारा रिसीव किया जाता है ना। रिसीव यहाँ सप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ स्टोर डिपो रिसीव कर रहा है, तो उस समय रिसिप्ट नोट इशू किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित फॉर्म इज यूज टू रेगुलाइज इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ स्टोर्स, यानी रेगुलाइज इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ स्टोर्स, यानी स्टोर डिपो का यदि कोई इनकरेक्ट एलोकेशन हो गया है ना, तो वैसे स्थिति में कौन सा फॉर्म होता है जो यूज किया जाता है, तो राइट बैक ऑर्डर्स। राइट बैक ऑर्डर्स जो फॉर्म होता है, एक पेपर फॉर्म होता है जिसको कि राइट बैक ऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली जो फॉर्म होता है वो कब यूज किया जाता है, तो जब स्टोर डिपो में कोई जो मटेरियल है वो इनकरेक्ट उसका एलोकेशन हो गया हो, यानी उस एलोकेशन मीन्स बेसिकली होता है वितरण, है ना। इनकरेक्ट रूप से हो गया, गलत रूप से हो गया, तो वैसे उस समय जो फॉर्म यूज किया जाता है तो वैसे फॉर्म को बोलते हैं राइट बैक ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं, राइट बैक ऑर्डर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कि इनडायरेक्ट चार्जेस, नॉट डायरेक्ट चार्जेस, इनडायरेक्ट चार्जेस not included in the cost of work done but should be included in commercial costing is known as performa on cost। ये हम लोग स्टोर अकाउंट्स में भी चर्चा किए थे कि इनडायरेक्ट चार्जेज नॉट इंक्लूडेड, जब कोई इनडायरेक्ट चार्जेज होता है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क डन, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट शुड बी इंक्लूडेड, लेकिन उसे इंक्लूड किया जाना चाहिए। कब भाई, तो इन कॉमर्शियल कॉस्टिंग की बात जब आएगी, यानी वाणिज्यिक लागत की जब बात आएगी तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा वैसे चार्जेज को, तो उसे बोलते हैं परफॉर्मा ऑन कॉस्ट। ओके, यानी जब कॉमर्शियल व्यू से जब कॉस्टिंग इंक्लूड किया जाएगा, चार्जेज इंक्लूड किया जाएगा, तो उसे परफॉर्मा ऑन कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग परफॉर्मा ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट, ये सब सारा चीज़ का मेंशन पिछले जो स्टोर अकाउंट्स का जो टॉपिक था उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर से स्टोर अकाउंट्स का वीडियो देख सकते हैं। उसमें परफॉर्मा ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट पर मीन्स मतलब एक ब्रीफली वहाँ पर डिस्कस किया गया है ना, जिससे कि आपको जितने भी परफॉर्मा ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट एंड शॉप ऑन कॉस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 इज कॉस्ट इनकरेड
यानी खर्च की जो लागत होती है, कॉस्ट इनकरेड इन कॉमन विथ मोर देन वन शॉप, यानी कॉमन विथ मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट विद इन द वर्कशॉप इज कॉल्ड जनरल ऑन कॉस्ट। यानी कॉस्ट इनकरेड जो होता है, खर्च की जो लागत होती है वो कॉमन होती है ना। तो जब कॉमन मीन्स, जनरल मीन्स क्या होता है, समान। तो जब कॉमन होती है मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट विद इन द वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जब एक या एक से अधिक शॉप या डिपार्टमेंट के अंतर्गत जब कॉमन कॉस्ट इनकरेड होता है तो उसे बोला जाता है जनरल ऑन कॉस्ट। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 16 इज कॉस्ट इनकरेड विद इन वन यूनिट सच एज ए शॉप और ए डिपार्टमेंट और ए सेक्शन इज नोन एज। यहाँ पर देखिए बोल रहा था मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट, मोर देन वन, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, विद इन वन यूनिट सच एज ए शॉप ए डिपार्टमेंट और ए सेक्शन। तो वैसे कॉस्ट इनकरेड को, वैसे खर्च की लागत को बोला जाता है शॉप ऑन कॉस्ट, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल शॉप या डिपार्टमेंट या सेक्शन की बात हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड शॉप ऑन कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द ऑन कॉस्ट एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड मटेरियल इनकरेड इन इंडिविजुअल शॉप इज। यानी द ऑन कॉस्ट एक्सपेंडिचर, यानी जो ऑन कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, यानी ऑन लेबर एंड मटेरियल, यानी वर्कर और मटेरियल पर जो ऑन कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, इनकरेड इंडिविजुअल शॉप इज बुक टू। तो वैसे शॉप जो इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल शॉप में जो लेबर और मटेरियल पर ऑन कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो होता है, जो खर्च होता है, जो एक्सपेंस होता है, उसे किस में बुक किया जाता है, तो उसे स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर, जिसको कि SWO भी बोला जाता है, स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर में बुक किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड स्टोर दैट कैन बी डायरेक्टली चार्जेबल टू ए वर्क और ऑन कॉस्ट इज कॉल्ड टाइम कॉस्ट। अब देख लीजिए, बिकॉज डायरेक्टली चार्जेबल है टू ए वर्क और ऑन कॉस्ट, तो डायरेक्टली आदि जब कोई चार्जेबल हो, डायरेक्टली कोई चार्जेबल वर्क के लिए हो, एक्सपेंडिचर हो ऑन ए लेबर एंड स्टोर्स, तो उसे बोला जाता है टाइम कॉस्ट। क्या बोला जाता है, टाइम कॉस्ट, क्योंकि वर्कशॉप में यानी हमारे होल लाइफ में भी टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से इनसाइड वर्कशॉप टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के बेस पर ही इंसेंटिव दिया जाता है, टाइम के बेस पर ही जनरल ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट, परफॉर्मा ऑन कॉस्ट का सारे चीज़ का मतलब कॉस्ट डिपेंड करता है ना। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 कि ए डिवाइस एडॉप्ट फॉर कैरिंग आउट पेटी जॉब्स। अब देखिए पेटी जॉब्स में तो हुआ कि छोटी मोटी काम, छोटे मोटे जो काम होता है अंडर वन और मोर स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर इज कॉल्ड ग्रुपिंग बोर्ड ऑर्डर। तो उसे क्या बोला जाता है, ग्रुपिंग बोर्ड ऑर्डर। यानी ए डिवाइस एडॉप्ट, वैसे डिवाइस कैरिंग आउट पीटी जॉब, छोटे मोटे कार्यों के लिए जिस डिवाइस को एडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है अंडर वन और मोर स्टैंडिंग वर्क ऑर्डर इज कॉल्ड ग्रुपिंग वर्क ऑर्डर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि द सिस्टम एडॉप्ट टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फाइंडिंग आउट रीजन्स फॉर वेरिएशन इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। यहाँ पर देखिए जॉब कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि एक सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है कंपेयर करने के लिए। किस बात का कंपेयर, तो द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फाइंडिंग आउट रीजन्स फॉर वेरिएशन। यानी वेरिएशंस का क्या रीजन्स है, इसको फाइंड करने के लिए टाइम टू टाइम सिमिलर आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और उससे कंपेयर करने के लिए एक सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है। तो वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि द डॉक्यूमेंट विच इज द अथॉरिटी फॉर द शॉप टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर टू कंपोनेंट और असेंबलिंग फॉर विच इट इज इशू इज कॉल्ड। यानी वैसा कोई डॉक्यूमेंट्स
जो कि एक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, किस लिए, किसको करता है अथॉरिटी प्रोवाइड, तो फॉर द शॉप, किसी भी शॉप को टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट और असेंबलिंग फॉर विच, यानी किसी भी कोई भी मान लो कि किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चर हुआ है ना, तो उसको अंडरटेक करना है, या फिर कोई कंपोनेंट है उसको, या फिर कोई असेंबलिंग जॉब्स है, तो इन सारे जॉब को दिखाने के लिए एक अथॉरिटी पाने के लिए कि हाँ हम इस काम को करने के लिए ऑथराइज हैं, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है रूट कार्ड। क्या बोला जाता है, रूट कार्ड। डियर फ्रेंड, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा वो इस वजह से क्योंकि ये टोटली वर्कशॉप अकाउंट्स का क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारा जो नेचर है एग्जामिनेशंस का कि ट्रैफिक अकाउंट्स, स्टोर अकाउंट्स, वर्कशॉप अकाउंट्स को टच करेगा ही करेगा क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन के दौरान, तो हमें तो इसको पढ़ना ही होगा, अपने इसका मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही करना होगा। तो यदि एक बार में वीडियो अच्छा नहीं लगे, समझ में नहीं आए, तो वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, है ना। एंड चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि द वेरियस चार्जेज इनकरेड ऑन ईच वर्क ऑर्डर आर कलेक्टेड इन। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि द वेरियस चार्जेज इनकरेड ऑन ईच वर्क, यानी जितने भी तरह के वर्क हैं, वर्क ऑर्डर हैं, यानी प्रत्येक बार और वर्क ऑर्डर पर जो वेरियस चार्जेज इनकरेड होता है, चार्जेज जो लगाया जाता है, आर कलेक्टेड इन, उसको किस चीज़ में कलेक्ट किया जाता है, यानी उसका मेंशन किस चीज़ में किया जाता है, तो वर्कशॉप जनरल रजिस्टर, जिसको बोलते हैं WGR, वर्कशॉप जनरल रजिस्टर। एब्रीविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WGR, वर्कशॉप जनरल रजिस्टर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि पार्ट 1 ऑफ वर्कशॉप जनरल रजिस्टर कंप्राइज ऑफ, तो कंप्लीटेड वर्क ऑर्डर्स। अब कहता है वर्कशॉप जनरल रजिस्टर जो होता है WGR, वो कंप्राइज करता है, यानी उसके अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है पार्ट 1 के अंतर्गत, तो कंप्लीटेड वर्क ऑर्डर्स, जितने भी वर्क कंप्लीट कर हो चुका है उसे वर्कशॉप जनरल रजिस्टर में पार्ट 1 में रखा जाता है। ओके, और उसी प्रकार से WGR का जो पार्ट 2 है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है ऑनगोइंग वर्क ऑर्डर्स। उसमें क्या होता है, ऑनगोइंग वर्क ऑर्डर्स, यानी जिस वर्क पर अभी काम चल रहा है, काम जारी है, वो कंप्लीटेड नहीं हुआ है ना, तो वैसे जॉब को वर्कशॉप जनरल रजिस्टर के अंतर्गत पार्ट 2 में रखा जाता है, और पार्ट 1 में जो है वो कंप्लीटेड वर्क ऑर्डर्स को रखा जाता है, पार्ट 2 में ऑनगोइंग वर्क ऑर्डर्स को रखा जाता है। आई थिंक आपको मैटर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, वैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग एंड बुकिंग ऑफ चार्जेज फॉर वर्क्स डन इज रिव्यूड थ्रू, यानी वैसा प्रोसेस, कलेक्टिंग का वैसा प्रोसेस, या कलेक्टिंग कहिए या वैल्यूएटिंग कहिए, यानी या एनालाइजिंग एंड बुकिंग ऑफ चार्जेज फॉर वर्क्स डन इज रिव्यूड थ्रू वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट, ये जिसको बोलते हैं WMS, वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस, है ना। तो उसे द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, वैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग एंड बुकिंग ऑफ चार्जेज फॉर वर्क्स डन इज रिव्यू थ्रू, यानी किसके द्वारा रिव्यू किया जाता है, तो वो वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से रिव्यू किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन इज कि क्लोजिंग बैलेंस अंडर वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, यानी वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट इंडिकेट्स, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत होते हैं वो बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, यानी काम अभी प्रोग्रेस में है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस को क्लोजिंग बैलेंस में दिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं आगे। आई होप कि टॉपिक नया है, बट जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझाते चले, वर्ड टू वर्ड हम लोग डिस्कस करते चले, ताकि हमारा और आप दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, है ना।
चलिए आगे देखते हैं। वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप आर प्राइमली बुक्ड टू, यानी एक वर्कशॉप के अंतर्गत जो वर्कर्स का जो वेजेस होता है, जो वेतन होता है, जो मजदूरी होता है, वो किसमें मुख्य रूप से किसमें बुक किया जाता है? तो वो बुक किया जाता है वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट में बुक किया जाता है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 28 कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम अदर वर्कशॉप इज बुक टू, यानी जब कोई मटेरियल का कॉस्ट दूसरे वर्कशॉप से ड्रॉन किया जाता है, लाया जाता है, तो उसको बुक किस में किया जाता है? तो सेम चीज वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट में ही बुक किया जाता है। राइट ऑप्शन इज ए, वर्कशॉप मैन्युफैक्चर सस्पेंस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि द पार्ट 1 आउटटर्न स्टेटमेंट इंडिकेट्स द आउटले ऑफ वर्क्स, यानी वर्क्स का कितना आउटले हुआ, कितना खर्च हुआ, वो कंप्लीटेड इन मंथली अकाउंट ऑन हैंड, उसको कंप्लीटेड क्या किया जाता है? पार्ट 1 में जो आउटटर्न स्टेटमेंट होता है वो इंडिकेट्स क्या करता है? द आउटले ऑफ वर्क्स कंप्लीटेड इन मंथली अकाउंट्स ऑन हैंड, यानी मंथली अकाउंट्स ऑन जो हैंड है उसके अंतर्गत कितने वर्क्स कंप्लीटेड किया गया है, क्या उसका आउटले हुआ, क्या उस पर खर्च आया, इन सारी बातों का जो आउटटर्न स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली मंथली अकाउंट्स ऑन हैंड को ही शो करता है, दिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि द आउटले शो इन पार्ट 2 ऑफ आउटटर्न स्टेटमेंट इंडिकेट्स, यानी आउटटर्न स्टेटमेंट का जो पार्ट 2 होता है वो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? तो आउटले ऑन वर्क्स इन प्रोग्रेस, यानी जो वर्क्स इन प्रोग्रेस है, यानी जो ऑनगोइंग है ना, तो उसका जो आउटले है, उसका जो खर्च है, वो बेसिकली आउटटर्न स्टेटमेंट के पार्ट 2 में इंडिकेट किया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 कि द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ ए एंड बी एबव, यानी जो ऊपर का जो है कि एनुअल सिंकिंग फंड, पेमेंट टू डिप्रिसिएशन फंड, एनुअल इंटरेस्ट चार्जेज ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी इन दोनों ही बातों का इंक्लूजन एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ सर्विस में किया जाता है। इन दोनों ही बातों का, चाहे वो एनुअल सिंकिंग फंड की बात हो, सिंकिंग फंड पेमेंट टू डिप्रिसिएशन फंड की बात हो, या फिर एनुअल इंटरेस्ट चार्जेज ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी एसेट पर जो एनुअल चार्जेज की कॉस्ट की बात हो, तो इन सारी बातों का जो इंक्लूजन है, समावेशन है, वो एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ सर्विस में इंक्लूड किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 कि द ऑल इन कॉस्ट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड इन वर्कशॉप कंप्रोमाइजेज ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो प्राइम कॉस्ट और वर्क ऑन कॉस्ट, यानी राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी एबव, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी एबव। डियर फ्रेंड्स देखिए, एक जब भी आप एग्जाम में बैठिए तो ये मेरा अपना थॉट्स है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो, बट जब आपको आंसर एग्जैक्टली पता नहीं हो, उस समय आपको आंसरिंग करना हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो क्या कीजिएगा? यदि आपका ऑल द एबव है ऑप्शन तो उसको टिक आउट कीजिए, दैट विल बी राइट, या बोथ ए एंड बी एबव है इसका ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को टिक आउट कीजिए, दैट विल बी ऑल्सो राइट। तो एक चांसेस बनता है, बट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये सही हो, है ना, बट मोस्टली ये सही होता है। एनीवे कम टू द पॉइंट एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन फॉर डिपॉजिट वर्क्स अंडरटेकन इन वर्कशॉप इज, यानी द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन फॉर डिपॉजिट वर्क, यानी डिपॉजिट वर्क का जो द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है वो बेसिकली वर्कशॉप के अंतर्गत या कहीं भी जो डिपॉजिट वर्क होता है ना, डिपॉजिट वर्क क्या होता है कि रेलवे कोई भी काम करती है, तो कोई भी जो वर्क करती है, तो वैसे वर्क जो रेलवे अपने फंड से ना करके जिसका कोई काम है, यानी प्राइवेट पार्टी का काम है, उसके फंड से उस काम को करते हैं, तो उसे डिपॉजिट वर्क कहा जाता है। और इस पर जो चार्जेज लिया जाता है बाय रेलवे वो है 12.5% की रेट से चार्जेज लिया जाता है, यानी द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन फॉर डिपॉजिट वर्क्स अंडरटेकन इन वर्कशॉप इज 12.5%। ओके,
तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोग वर्कशॉप अकाउंट्स का 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा तो टॉपिक चूँकि नया है, वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बट एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो स्टडी तो करना होगा, डिस्कस करना होगा, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। और डियर फ्रेंड्स, वन रिक्वेस्ट अगेन कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर अपेंडिक्स 3A LDC 30% से रिलेटेड या अपेंडिक्स 2A और अपेंडिक्स 4A हो, उससे रिगार्डिंग जो भी अपडेटेड होता है उसको यहाँ पर अपडेट किया जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया जाता है। तो आई होप ये जो चैनल है ऑफिसर क्लब आपको हेल्प करेगा आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ और एक बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।